लेक्चर। ओके, द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है ये, मैंने पहले ही बोला इट्स अ साइकिल, तो एक के बाद एक के बाद एक चलता ही रहता है, इसलिए इसको साइकिल बोला गया है। अगर हम बात करते हैं, ये सेम पिक्चर है तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर, एज यू कैन सी ओवर हियर, द फर्स्ट थिंग जो होता है एक साइकिल में या फिर एक मैनेजमेंट में, सबसे पहले होता है प्रिपरेशन। ओके, तो ये हमने बहुत बार रिपीट कर लिया है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट राइट नाउ। आगे जाके इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। सो प्रिपरेशन इज नथिंग बट प्लानिंग टू एंड preparing ourselves so that there is minimum destruction in any disaster। अगर डिजास्टर हुआ भी तो ऐसे प्रिपेयर करो खुद को, पर्टिकुलरली एज वेल एज आजू बाजू का जो भी एरिया है जहाँ पे वो डिजास्टर होता है, यू नो, उसको भी ऐसे प्रिपेयर करो कि जितना हो सके उतना मिनिमम लॉस हो ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये हो गया प्रिपरेशन। नेक्स्ट कम इज रिडेम्पशन। रिडेम्पशन में क्या होता है, यू हैव टू प्लान फॉर मिनिमाइजिंग द डैमेज टू द सोसाइटी। तो पहले यहाँ पे खुद को प्रिपेयर करो, एंड सेकेंडली नाउ यू हैव टू प्लान द सोसाइटी एंड द कंट्री, यू हैव टू प्लान अदर कंस्ट्रक्शन वर्क इन सच अ वे कि अगर कोई डिजास्टर हो तो डैमेज मिनिमम हो, तो वो हो जाता है रिडेम्पशन। ओके, देन कम इज प्रिपेयर्डनेस। अगर ना सेम थिंग ये चल रहा है, उसमें क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट क्या उससे होता है कि अगर समझो ऐसा कुछ डिजास्टर हो गया तो कौन से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, कैसे वहां पे अवेलेबिलिटी हुआ, कितना फंड है वहां पे, बिकॉज एक फंड की भी जरूरत है ना। अगर कुछ डिजास्टर होता है तो सब कुछ रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए फंड की जरूरत होती है, तो दैट बिकम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो वहां पे कितना वो प्रिपेयर्डनेस है, वहां पे कितने वो लोग रेडी है, वो इसके अंदर आएगा। After that you have impact of the disaster, how much is the intensity। हमने लास्ट क्लास ही देखा था कि देयर आर पर्टिकुलर एरियाज जहाँ पे पर्टिकुलर डिजास्टर ऑकर होते हैं कंटिन्यूसली, जैसे हम लोगों ने देखा था अबाउट द अर्थक्वेक प्रोन जोन, हमने देखा था साइक्लोन प्रोन जोन। ओके, तो वहां पे यू कुड सी कि देयर आर सर्टेन एरियाज जो मॉडरेटली इम्पैक्ट होता है और देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो हेंस जो एरिया में ये प्रिपरेशन हो रहा है वहां पे देखना पड़ेगा कि वो एरिया में इम्पैक्ट कितना है डिजास्टर का, कम या फिर ज्यादा, उस हिसाब से उनको प्रिपेयर होना है। समझो, अगर कम है तो ऑफकोर्स उनका टेंशन इतना ज्यादा नहीं है, दे विल प्रिपेयर इन सच अ मैनर। अगर वहां पे इम्पैक्ट ज्यादा होता है देन दे हैव टू प्रिपेयर इन सच अ मैनर। तो हेंस दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द पर्टिकुलर डिजास्टर, उसका इंटेंसिटी क्या है। So intensity of various aspects of disaster and the disaster management are reviewed again and again, they are checking कि उसके इम्पैक्ट के हिसाब से हमारे पास वो प्रिपरेशन है कि नहीं। Then comes the response. Response to the disaster is given immediately after the incident। समझो अभी वो डिजास्टर हुआ तो अब वो जो पर्टिकुलर एरिया है, वो जो पर्टिकुलर सिटी है, उसने कैसे रिस्पॉन्स किया, वर दे रेडी और नॉट, तो ये आता है उसका रिस्पॉन्स, हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू द पर्टिकुलर डिजास्टर। ओके, आफ्टर दैट चलो रिस्पॉन्ड ले लिया, समझो डिजास्टर हो गया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, दे हैड द रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, वहां पे जितने विक्टिम्स थे वहां पे उनको भेज दिया एवरीथिंग। आगे क्या करना है, आगे फिर से प्रोग्रेस करना है। अब ये तो पार्ट हो गया, रिकवरी हो गया, अब फिर से प्रोग्रेस करना है, तो उसके लिए यू रिक्वायर रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब होता है टू इंक्रीज द प्रोग्रेस, टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ वर्क। सो यहाँ पे अगेन देयर विल बी more and more progress। Okay, it is a state between the emergency and national progress। तो इसके बाद का और प्रोग्रेस के पहले का ये जहाँ पे रेडी होना है, the people as well as the government of that area has to be ready to go ahead। जो डिस्ट्रक्शन हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ना है, तो उसके लिए जो भी फंड्स चाहिए, जो भी मेहनत करनी है, उसके लिए रेडी होना है। तो hence you have to go towards the rehabilitation and the welfare of the nation। समझा। एंड द लास्ट स्टेज अगेन कम्स इज रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन, जैसा था वैसे फिर से बनाओ। तो अगेन यू हैव टू गो फॉर अ नेशनल डेवलपमेंट। दिस स्टेप इज यूजफुल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एंड रिहैबिलिटेशन। ओके, तो दिस इज द स्टेप। लास्ट स्टेप विल बी रिस्टोरेशन। अगेन जो जैसा था वैसा उसको बनाना है, एंड अगेन फिर से नया स्टेप शुरू होगा, वो है प्रिपरेशन। अगेन यू हैव टू गेट प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर डिजास्टर अगर हुआ तो हेंस इसको हम लोग साइकिल बोलते हैं, इट गोज ऑन एंड ऑन। एक बार रिस्टोरेशन हो गया, सब कुछ फिर से सेटल हो गया है, जो भी टूट फूट गया था उसको बराबर बना दिया है, अगेन यू हैव टू बी प्रिपेयर इन सच अ वे कि आगे जाके इतना भी डैमेज ना हो, कुछ और ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि इतना भी डैमेज ना हो जितना इस टाइम हुआ था। आगे अगर ये डिजास्टर फिर से आए तो इससे भी कम डैमेज होना चाहिए।
ओके, तो दिस गोज ऑन एंड ऑन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट साइकिल। ओके, आई होप यू आर क्लियर, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। ओके, तो हेंस फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन, देन यू हैव रिडेम्पशन, देन यू हैव प्रिपेयर्डनेस। सेम थिंग हो रहा है। ओके, खुद को प्रिपेयर करो, नेशन को प्रिपेयर करो। देन यू हैव इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर, बाद में अगर डिजास्टर हुआ तो रिस्पॉन्स क्या करना है। देन व्हाट इज द रिसर्जेंस, मतलब हाउ यू हैव टू गो अहेड नाउ, क्या प्लानिंग है आगे बढ़ने का। एंड देन लास्ट इज रिस्टोरेशन, अगेन जो टूट फूट गया उसको फिर से बराबर बनाओ इन सच अ वे कि आगे फिर से कोई ऐसा डैमेज हो तो ये भी ना टूटे, मतलब इससे भी कम डैमेज हो। So again, we'll, after restoration, again we'll start with preparedness. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now this part is not there, तो मैं तुम्हें सिर्फ इसका बता रही हूँ क्या क्या है। How does it go? अगर कोई डिजास्टर होता है ना, तो एवरी डिफरेंट अलग अलग जो हमारे जो गवर्नमेंट का जो भी है वो सब लोग मैनेज करते हैं। इट गोज फ्रॉम द ऑर्डर्स गो फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो फटाफट बता रही हूँ मैं, तुम लोग कोई डिटेल में नहीं है। ओके, सो इट विल गो फर्स्ट, पहले प्राइम मिनिस्टर विल गिव द नोटिस टू ईच एंड एवरी स्टेट मैनेजमेंट जो भी है, जो है चीफ मिनिस्टर। स्टेट से वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मुंबई एक डिस्ट्रिक्ट है, थाने एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो वो उसके जो भी मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके पास जाएगा। डिस्ट्रिक्ट से तालुका में जाएगा, एंड तालुका से विलेज लेवल में, जो ऑफकोर्स जो विलेज में रहते हैं उनको, विलेज में कौन होता है, तो यू हैव सरपंच। ओके, तो दिस इज द वे हाउ द इंफॉर्मेशन विल ट्रैवल ऑफ अ पर्टिकुलर डिजास्टर। और जो भी मेन डिपार्टमेंट्स है जो डिजास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो किसको देते हैं, दिस मेन द डिजास्टर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड द collector. Are you clear? So this is the way how the information travels, and these people, these government officials are going to give the information to the taluka level, which is going to give the information to the sarpanch, and of course general public को भी समझ में तो आएगा through mass media and everything. और अगर जनरल पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम है, then they can directly go to the system which are involved to the rescue system and rehabilitation work. ओके, तो अगर कोई विक्टिम्स है तो वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये एरिया में जो ये जो हमारे जो भी ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, उससे कंट्रोल होता है। सो इफ जनरल पीपल हैव एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, दे कैन रीच ओवर हियर। So this is the way how the system work and how the information travels. Okay, now let's go ahead. डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अब इसमें तुम्हें इतना कुछ इंपॉर्टेंट जानना नहीं है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू, मुंबई इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ओके, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कलेक्टर है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट। तो अगर मुंबई में कुछ होता है, कोई भी डिजास्टर अगर, तो उसके लिए यू हैव द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो रिस्पॉन्सिबल है टू मैनेज एवरीथिंग। अगर कोई विक्टिम्स है तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर का सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। नो, देर आर मेनी एसएमएस जैसे आते हैं कि अगर कोई इश्यू है, अगर कोई भी अटका है कहीं पे ड्यूरिंग अ डिजास्टर, तो ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। सो दिस इज द वे हाउ दे ट्राई टू गिव द इंफॉर्मेशन। Okay, so hence in a district, if there is any disaster, the collector is responsible for this. The collector has to manage all the rehabilitation center, all the recovery thing, okay, all the funds, वो सब उसके अंदर आएगा। सेकेंड, उसका प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। चलो डिजास्टर हो गया, अब प्लानिंग करना है, आगे क्या करना है, वो भी कौन करेगा, कलेक्टर। So collector is planning, coordinating and controlling the implementation. What is the meaning of the term implement? To implement, to do the work. ऑफ कोर्स कलेक्टर अकेला नहीं होता है जो सब कुछ डिसीजन लेगा, उसके पास ग्रुप होते हैं ऑफ द दैट इंटेलिजेंट ऑफिशियल्स, ओके, जो उनको हेल्प करेंगे। बट स्टिल ही इज द वन हु हैज टू डिसाइड के शुड वी फॉलो दिस रूट और द सेकेंड रूट और वट एवर अदर रूट। तो हेंस कलेक्टर विल इम्प्लीमेंट, एंड वो ये जो भी है रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देने हैं, या फिर कुछ भी खाना वाना कुछ भी प्रोवाइड करना है, वो सब उसको देखना है, कहाँ पे कितना सब कुछ करना है, प्लान करना है, इन शॉर्ट। ओके, दिस फॉर एग्जाम्पल एज आई अबाउट द डिस्ट्रिक्ट, मुंबई डिस्ट्रिक्ट है ये पूरा। The district collector is also responsible for designing the schemes separately for each type of disaster and getting those sanctioned from the state level authorities. I hope ये point समझ में आया है। अगर for example कोई भी डिजास्टर हुआ एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, so after the disaster now the collector will plan, okay, वो प्लान करेगा कि अभी आगे कौन से नई पॉलिसीज निकालनी है,
कैसे कंस्ट्रक्शन होगा पर्टिकुलर बिल्डिंग्स का, ताकि आगे जाके अगर ये सेम डिजास्टर हो तो प्रॉब्लम्स ना हो। ओके वो सब कुछ नया तरीके से जो भी पॉलिसीज निकालना है, जो भी प्लानिंग करना है, वो कलेक्टर का काम है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर जो है उसका काम है वो। एंड आफ्टर दैट ऑफकोर्स वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, उसको भी ऊपर, उसके ऊपर जो भी उसके सर है, बॉस है, उनसे उनको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन। तो उसके ऊपर कौन है, हमने अभी जस्ट देखा, स्टेट लेवल, दैट इज द चीफ मिनिस्टर। तो उसका उसको साइन या फिर परमिशन सिग्नेचर लेना पड़ेगा। ओके तो दिस इज द वे हाउ इट हैपेंस। सो ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल का दिखा था तुम्हें। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो मैनेज करते हैं वो होते हैं कलेक्टर। ही हैज टू मैनेज एवरीथिंग, he has to give orders to the different areas, okay, and he has to also take new policies into account and has to get sanctioned from the state level authorities. So I hope ये clear है, ठीक है। So this was about the district disaster management authorities. Let's go ahead. District wise disaster control unit. Okay, tell me one thing, जैसे मैंने लास्ट क्लास बताया था तुम्हें, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज एनी डिजास्टर एंड वहां पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स तो है, लेकिन समझो फ्लड्स आ गए हैं, द पीपल कैन नॉट रीच, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। ओके आई वांट द आंसर इन द चैट बॉक्स। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है देन व्हाट इज द वे थ्रू द, व्हाट इज द डिफरेंट वे थ्रू विच द पीपल कैन रीच एंड प्रोवाइड फूड टू द विक्टिम्स? यस, परफेक्ट, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, परफेक्ट। ओके तो अगर कंस्ट्रक्शन, अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन हैम्पर हो गया है, डैमेज हो गया है, देयर इज नो अदर वे, तो ऑफ कोर्स दे हैव टू गो बाय द एयरवे। अगर वो वहां पे कोई भी वाटर वे नजदीक नहीं है तो वो हमने लास्ट क्लास लिखा था, थ्रू हेलीकॉप्टर्स दे आर गोइंग टू फाइंड आउट। अभी ये भी अगर ये डिस्ट्रिक्ट में हुआ है देन हु इज गोइंग टू प्लान ऑल दीज थिंग्स? Okay, again I'm asking, अगर ये डिस्ट्रिक्ट में हुआ है डैमेज या डिजास्टर, हु इज गोइंग टू प्लान ऑल दीज थिंग्स? वेरी गुड, द कलेक्टर। तो हेंस अब ये जो मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ वो ही दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजास्टर कंट्रोल यूनिट। कलेक्टर इज गोइंग टू प्लान एवरीथिंग, बट वो अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको बाकी सब फोर्सेस की भी जरूरत है। तो ऑफकोर्स वो आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है, उनको रिक्वेस्ट करेगा, उनको बोलेगा यू हैव टू कम ओवर हियर एंड प्रोवाइड द नेसेसरी whatever requirements are there. Okay तो ये होता है इसके अंदर, ये जो मैं पढ़ाने वाली हूँ that is the same thing. Very good, so let's start. So the district wise disaster control unit, that it is established immediately either after the impact of the disaster or getting intimation about it. तो ये जो यूनिट है वो कब बनता है? फर्स्ट थिंग ये बनता है जब कोई डिजास्टर हुआ उसके तुरंत बाद। ऑफ कोर्स डिजास्टर के पहले नहीं है, डिजास्टर के बाद इसकी जरूरत है। तो जैसे ही कोई डिजास्टर हुआ है उसके तुरंत बाद ये यूनिट बनता है, कॉल्ड एज द डिजास्टर कंट्रोल यूनिट इन द डिस्ट्रिक्ट। या फिर कब बनेगा? जब कोई और इंटीमेट करेगा, मतलब कि पर्टिकुलर डिजास्टर हो गया है, होने वाला है, ओके देयर इज अ चांस कि हो सकता है, तो इसके पहले भी इफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो उसके ऊपर के जो भी ग्रुप्स है वो लोग अगर इंटीमेट करेंगे, उनके जो ऑफिशियल्स है वो इंटीमेट करेंगे यू हैव टू मेक अ यूनिट लाइक दैट, तो दे विल मेक इट ऑफ कोर्स एंड दे विल ट्राई टू प्लान ऑल दीज थिंग्स। तो ये दो तरीके से बनता है, आइदर आफ्टर डिजास्टर और इफ समवन जो भी उनका सीनियर है वो उसको इंटीमेट करता है टू मेक वन। ओके इट रिव्यूज, रिव्यूज मतलब क्या क्या देखता है, इट विल सी द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर, कब हुआ डिजास्टर, कितना सिवियरिटी है, कहाँ कहाँ उसका ज्यादा डैमेज हो सकता है। ओके उसके बाद विल इट विल कीप कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विद वेरियस एजेंसीज लाइक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। सो एज यू आंसर्ड वो सेम इसके अंदर आया है। डिजास्टर के वक्त बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, कभी कभी जो नॉर्मल पीपल है दे कैन नॉट, यू नो, दे कैन नॉट प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स। तो हेंस
नेवी का, आर्मी का, उनका हेल्प लेना पड़ता है, बिकॉज दे आर मच स्ट्रॉन्गर, दे नो द डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड थिंग्स। आर यू गेटिंग दैट? तो ये जो उनको जो कांटेक्ट करना है, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, वो कौन कांटेक्ट करता है? देयर शुड बी अ पर्टिकुलर एजेंसी जो उनको कांटेक्ट कर सके। तो वो कौन सा है? द डिजास्टर कंट्रोल यूनिट। तो कभी भी कोई डिजास्टर होता है, these are the control units are which are going to have a continuous word with the all the three forces of the nation। और जब भी किसकी भी जरूरत है तो वो उनको वहां पे बुलाएंगे, कि आइदर थ्रू नेवी, आइदर थ्रू आर्मी, वट एवर। आर्मी की भी जरूरत होती है टू फाइंड आउट द रेस्क्यू पीपल, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जरूरत पड़ती है। अगर फूड प्रोवाइड करना है तो एयरफोर्स की कभी कभी जरूरत पड़ती है। डिफरेंट डिफरेंट जो डिजास्टर हुआ है उस हिसाब से उनकी जरूरत पड़ेगी, तो वो तभी उनको कांटेक्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नीड। ओके, इट ऑल्सो is also responsible for coordinating with the various voluntary organization। हमने एनजीओ के बारे में सुना है। ओके, इट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये अपने आप खुद उन्होंने बनाया है, बट वो भी हेल्प कर सकते हैं। वेरी बिग बिग एनजीओ विच कैन हेल्प देम। तो हेंस इवन दीज ऑर्गेनाइजेशन से वो लोग कोऑर्डिनेट करेंगे जो वॉलंटरीली, मतलब जो खुद से हेल्प करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के नहीं है लेकिन उनको खुद से हेल्प करना है इन अ पर्टिकुलर डिजास्टर। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन फाइंड नेवल, ओके, एयरफोर्स, एंड यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, तेरा सर्टेन बड़ी बड़ी शिप्स होती है जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भी लैंड हो सकते हैं। आफ्टर दैट दिस इज आर्मी। तो हेंस दीज आर द डिफरेंट, इवन जेट प्लेन्स जो होते हैं उनके लिए लैंडिंग के लिए भी हो सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी शिप्स होती है। सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पैरामिलिट्री, पैरामेडिकल हेल्प है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो हेल्प कर सकते हैं। मेडिकल हेल्प तो मिलता ही है, साथ में ये सब की भी इनकी भी जरूरत पड़ती है अगर वो डिजास्टर बहुत बड़ा है। तो अगर बहुत बड़ा डिजास्टर है, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, देन यू रिक्वायर ऑल द पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड यू ऑल्सो रिक्वायर द अदर फोर्सेज विच कैन हेल्प देम। Okay, this was a district wise disaster control unit which is controlled by the collector of a particular district, but uske साथ साथ there are many other group of people involved and you need to make a unit जिसको हम बोलते हैं disaster control unit, जो continuously connection करेगा, continuous contact करेगा with the different agencies of the nation। ओके, आई होप ये समझ में आ गया है। ये यूनिट कब बनता है? आइदर जस्ट आफ्टर द डिजास्टर हैपेंस, और इफ पहले से ही किसी ने को जो भी उनके सीनियर्स है उनने बोल दिया है यू हैव टू मेक अ यूनिट, अगर उनको पता चला है कि मे बी ये डिजास्टर कहीं पे भी हो सकता है इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, ठीक है। नाउ एज आई टोल्ड यू, ये क्लास में हम लोग ने डिजास्टर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, इफेक्ट्स पढ़ लिया, मैनेजमेंट पढ़ लिया, कौन से लेवल पे कौन मैनेज करता है डिजास्टर को, कैसे मैनेज करता है, वो सब कुछ पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं समथिंग कॉल्ड एज फर्स्ट एड। फर्स्ट वी ऑल नो, पहला एड, हेल्प। अभी कभी कभी क्या होता है ना, एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि डॉक्टर्स अवेलेबल हो हर बार। सो जब तक वो डॉक्टर ना आए, जब तक मेडिकल हेल्प ना मिले, तब तक वो इंसान को जिंदा रखना है। तो उसके लिए यू रिक्वायर समथिंग कॉल्ड एज फर्स्ट एड। सो फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प यू कैन गिव टू द पर्टिकुलर विक्टिम, ताकि वो जिंदा रहे जब तक वो डॉक्टर आए और बाद में उसको परफेक्ट मेडिकल हेल्प मिले। ओके, तो फ्रेंड्स यू कैन लर्न नाउ, जो भी आगे आएगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी एक्शंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट नाउ। अभी अगर हम फर्स्ट एड की बात करते हैं, दिस नॉलेज इज वेरी वेरी यूजफुल टू पीपल सो दैट दे कैन हेल्प ईच अदर। अगर फर्स्ट एड का नॉलेज ही नहीं है तो अगर सामने कोई भी इंजर्ड पर्सन है, उसका कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी डू नॉट नो कि ये पर्टिकुलर थिंग में क्या करना चाहिए। तो हेंस फर्स्ट एड शुड बी गिवन एज एन एजुकेशन to students as well as everyone should know कि because there is not one type of disaster, there are many types of disaster। तो ये पर्टिकुलर थिंग में क्या करना चाहिए, दूसरे में क्या करना चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए ताकि जो दूसरे लोग हैं वो हेल्प कर सके विक्टिम्स का। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव सीन सच साइंस, राइट? अब ये साइंस ऐसे ही टाइम पास के लिए तो नहीं बनाते, इसका भी इंपॉर्टेंस है। अगर ये साइन मिसरीड हुआ या फिर समझो किसी को पता ही नहीं है ये साइन का मतलब क्या है, एंड दे विल डू सर्टेन थिंग्स विच शुड नॉट बी डन in that particular area, it will lead to a disaster। Are you getting that?
ओके कभी कभी क्या होता है, इग्नोरेंस के वजह से भी डिजास्टर हो सकता है। इग्नोरेंस मतलब वो इंसान को पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्यों, बिकॉज उनको वो पता एजुकेशन में आया ही नहीं है। सो इवन दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। okay, reading the sign is also important so that the person knows कि यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ किया तो उल्टा बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। एज यू कैन सी द फर्स्ट वन ओवर हियर, इट शोज एक्सप्लोजिव्स। ओके एक्सप्लोजिव्स है मतलब कभी कभी अगर तुमने देखा होगा ये ऐसे साइंस होते हैं पर्टिकुलर यू नो इन बॉक्सेस में या सब में ऐसे साइंस होते हैं, उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल है विच कैन इजीली कैच फायर। तो हेंस वहां पे कुछ भी फायर रिलेटेड स्पार्क्स वो सब कुछ नहीं करना है, या इट कैन ब्लास्ट, इट कैन लीड टू मच अमाउंट ऑफ डैमेज। सेकेंड अगर हम बात करते तो वहां पे लिखा है फ्लेमेबल गैस और यहाँ पे लिखा है फ्लेमेबल लिक्विड। तो वी ऑल नो फ्लेमेबल का मतलब ही यही होता है कि इट कैन इजीली कैच फायर। तो अगर वहां पे भी कुछ स्पार्क जैसा कुछ भी किया तो इट विल लीड टू अ बिग ब्लास्ट। ओके सो हेंस ये सब जो साइंस है दीज आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ताकि सर्टन थिंग्स जो वहां पे नहीं करनी है वो एक्चुअल में नहीं करनी है। अगर किसी ने समझे बिना किया तो इट कैन लीड टू अ डिजास्टर। सो हेंस disaster can be avoided if the person has knowledge about different signs as well. Okay, they also say that during in the petrol pump also person should not talk on the phone. Why? Because there is a radiation problem, उसके वजह से भी it can cause problems in the near the petrol pump area. तो हेंस अगर तुमने आई डोंट नो किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं, या फिर अगर कोई पर्सन फोन पे बात कर रहा है तो वहां के जो भी पेट्रोल पंप के जो वर्कर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं आप अपना फोन बंद कर दीजिए, डू नॉट टॉक, राइट। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स which the people need to follow to avoid any disaster. तो जो फ्लेमेबल गैस है, अगर घर की बात कर ले, घर में जो स्टोव है जो गैस है वो हम लोग बंद करके रखते हैं, ऐसे ही खुला नहीं रखते। ओके तो उसको बंद करना इंपॉर्टेंट है। तो वो सब स्मॉल स्मॉल थिंग्स है जो डिजास्टर से बचा सकता है। सो हेंस हमारा जो एलपीजी है विच इज अ फ्लेमेबल, एक्चुअली वो लिक्विफाइड होता है लेकिन एज यू ओपन वो गैस के फॉर्म में आता है। इट शुड बी, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उसको बंद रखना है। ओके और अगर और ये इंपॉर्टेंट क्यों है बंद रखना, बिकॉज अगर उसको ओपन किया इट कैन लीड टू अ ब्लास्ट विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हेंस ये भी एक टाइप ऑफ नॉलेज ही हो गया है दैट इफ देर इज एनी फ्लेमेबल गैस लाइक एलपीजी एट आवर होम एंड द स्विच शुड बी ऑलवेज ऑफ व्हेन नॉट इन नीड। ओके तो ये हो गया हमारा व्हाट इज दिस, all the different type of signs. So sometimes we have to face a disaster due to our own unawareness, ignorance. Some symbols given beside are seen used around us. These symbols are not to be ignored. Such symbols are useful to avoid the mishap. Mishap का मतलब होता है disaster. Okay, ठीक है? Let's go ahead. In this picture, you have three pictures. See, my textbook का picture है. First, in this one, what you can see is earthquake, right? Second में तुम्हें दिख रहा है फायर, फॉरेस्ट फायर, and third में you can see that a snake, the snake is by a person is getting bitten by the snake. अब ये अलग अलग टाइप के डिजास्टर है। ऑफ कोर्स यू हैव फिजियो, हम लोगों ने जो पढ़ा था यू रिमेम्बर, फिजियोलॉजिकल है, देन यू हैव प्लांट का, बायोलॉजिकल। ओके तो ये डिजास्टर का अलग अलग इम्पैक्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन वो किस कहाँ पे कौन से एरिया में हो रहा है, उसका इम्पैक्ट अलग अलग होता है। अब उसके लिए भी यू हैव सर्टेन फर्स्ट एड, क्या करना चाहिए अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ तो, ठीक है। एंड नाउ इसके पहले यू ऑल्सो हैव दिस इमेज इन योर टेक्स्ट बुक। अब ये अगर तुम्हें याद हो, तुमने 9th में भी एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें एंड में तुम्हें ये सब दिया गया था। ओके फर्स्ट एड के बारे में, ABC, एयरवेज, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, वो सब दिया हुआ था। तो ये जो है उसमें यू कैन सी दैट द पर्सन को, एक विक्टिम को स्ट्रेचर में लेके जा रहे हैं। ओके यहाँ पे उसका हेड थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट कर रहे हैं ताकि उसको अच्छे से ब्रीदिंग हो सके, तो उसका ब्रीदिंग, उसका जो एयरवे है वो क्लियर हो सके। बिकॉज कभी कभी क्या होता है इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिलना चाहिए, उसके लिए हेड शुड बी टिल्टेड लिटिल बिट अपवर्ड्स।
तो थोड़ा सा उसको अपवर्ड टिल्ट करेंगे तो नोज में से अच्छे से ऑक्सीजन आ सकता है, तो इसके लिए ये हेड को टिल्ट किया है लिटिल बिट अपवर्ड, सो इसका एयरवे जो है वो क्लियर हो सके एंड द पर्सन कैन इजीली ब्रीथ. Okay, this over here, this three methods. Okay, this 1, 2 and 3, this three methods जो है, this is a way of carrying the person like a piggy bank जिसे करते हैं वैसे हम यहाँ पे हो रहा है. इवन द फायर फाइटर्स जो होते हैं वो ये मेथड यूज करते हैं विक्टिम को रेस्क्यू करने के लिए फ्रॉम अ पर्टिकुलर बिल्डिंग ऑन एन एरिया. ओके, तो ये ऐसे उसको उठा के पिगी बैग की तरह उसको वापस पीछे लेके जाते हैं, मतलब वहां से लेके जाते हैं. एंड दिस इज नथिंग बट अ ह्यूमन, यू कैन से ह्यूमन क्लचर की तरह यूज हो रहा है. एक सपोर्ट है और समझो उसका पैर बराबर से नहीं चल पा रहा है वो बिकॉज ऑफ सम डैमेज, तो उसको एक सपोर्ट मिल रहा है थ्रू विच द पर्सन कैन, द विक्टिम कैन वॉक. इतना डैमेज नहीं है तो उसको वॉक कर सकते हैं, अगर वो अनकॉन्शियस है तो उसको उठा के ही लेके जाना पड़ेगा. तो ये अलग अलग मेथड्स है. ओके, उसके अलग अलग यू कैन से ये, सो अलग अलग मेथड्स जो होते हैं उससे भी वी कैन ट्राई टू रेस्क्यू दैट पर्सन फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजास्टर. ओके, नाउ in emergency condition, various transportation methods like the cradle method, the carrying on the back method, carrying on two hands are to be followed. दो हाथ, मतलब ये कब होता है जब एक इंसान वॉक ही नहीं कर पा रहा है तो उसको अच्छे दो इंसान उसको अच्छे से पकड़ के उसको लेके जाएंगे, बिठा हाथ पे बिठा के लेके जाते हैं. दैट इज कैरिंग ऑन टू हैंड्स. ये सब हम लोग फॉलो करते हैं बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है और उसको बाय वैन और बाय एनी अदर मेथड पहुंचा नहीं सकते टू द हॉस्पिटल, टू द मेडिकल हेल्प. देन दिस इज द मेथड विच इज अ सेफ, विच इज द फर्स्ट एड टाइप मेथड, जब हम वो इस इंसान को वहां से रेस्क्यू करते हैं एंड वी टेक दैट पर्सन टू द रिहैबिलिटेशन सेंटर. Those methods depend upon the condition of the victim. अगर वो कॉन्शियस है, अगर वो चल पा रहा है नॉर्मली तो हम ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है. और या फिर हम लोग ये मेथड में भी इंसान कभी कभी कॉन्शियस होता है बट वो नहीं चल पा रहा है तो उसको एक स्ट्रेचर की जरूरत है. अगर वो अनकॉन्शियस है देन यू हैव टू गो फॉर द पिगी बैक मेथड. So you have to take that person and lean on, you have to on the shoulders and take the person to the hospital or medical help. Next, we face different types of major or minor disaster in our daily life. Minor disaster मतलब कुछ लग जाना, कभी कहीं पे कट हो जाना, वो सब तो चलता रहता है. तो उसका हमें पता है फर्स्ट एड क्या होता है. डेटॉल से या फिर कोई भी एंटीसेप्टिक से हम लोग वो ब्लड को साफ कर देते हैं, वो सब माइनर होता है. मेजर अगर होगा तो इसका भी फर्स्ट एड आना चाहिए. व्हाट टू डू. तो वेराइटीज ऑफ डिजास्टर्स लाइक एक्सीडेंट्स, स्टैम्पीड. नाउ व्हाट इज स्टैम्पीड? कुचलना. ये कब होता है? जब कोई बहुत ज्यादा समझो पूरा एक पॉपुलेशन है, कुछ डर वर, कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया कहीं पे या फिर कहीं पे कुछ दंगे फसाद हो गए, इंसान भाग रहा है यहाँ से वहां, एक दो जन नीचे गिर जाते हैं एंड पीपल आर स्टैम्पिंग ऑन देम एंड दे आर गोइंग अहेड. इसको हम बोलते हैं स्टैम्पिड. यहाँ पे भी क्या होता है, इंसान कुचलने की वजह से भी मर सकता है. बहुत ऐसा हुआ था अर्लियर भी, एल्फिस्टन में जब ब्रिज गिरा था तो स्टैम्पीड के लोग ना डर गए थे, उनको बाहर निकलना था तो वो लोग भाग रहे थे. तो उसके वजह से क्या होता है, जो लोग गलती से अगर वो गिर गए तो उसके ऊपर से लोग जाते हैं, दे डू नॉट इवन सी, इतने डरे हुए रहते हैं खुद को बचाने के लिए कि दूसरों की हालत खराब कर देते हैं. दैट इज सेड टू बी स्टैम्पिड. ठीक है. देन आफ्टर दैट यू हैव इंजरीज इन फाइटिंग एंड देन यू हैव देन अ पर्सन कैन हैव इलेक्ट्रिक शॉक. ये भी हो सकता है अगर अर्थक्वेक आ रहा है, ऐसा कुछ भी इश्यू है तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक का भी हो सकता है, वो वायर्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं. बर्न्स, हीट के वजह से, हीट शॉक, स्नेक बाइट जो हमने आगे जस्ट देखा, डॉग बाइट, फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, ये भी होता है. ओके, एंड एपिडेमिक ऑफ एनी डिजीज. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिडेमिक? अगर नहीं तो एपिडेमिक का मतलब होता है शॉर्ट टाइम में एक डिजीज बहुत बढ़ जाता है इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसको बोलते हैं एपिडेमिक. इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, okay, the disease has continuously spread from one person to another and in that particular area number of people having that disease increases continuously in short amount of time. उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक. एपिडेमिक और पैंडेमिक में डिफरेंस है. एपिडेमिक जो होता है वो पर्टिकुलर एरिया में होता है, ओके, और पैंडेमिक जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में हो जाता है.
जैसे कोरोना इज अ पैंडेमिक बिकॉज वो पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह पे उसका केसेस है। एपिडेमिक में ऐसा नहीं होता है, एपिडेमिक में पर्टिकुलर रीजन में ही वो केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ओके, एंड एपिडेमिक कैन बी कन्वर्टेड टू पैंडेमिक, बट एपिडेमिक का एक्चुअल मतलब होता है कि पर्टिकुलर रीजन में शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में हाई अमाउंट ऑफ केसेस आ गए हैं ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक डिजीजेस। तो ये सब जो है, जो अभी भी हम लोगों ने नाम बोले, ओके, स्टैम्पीड है या फिर एक्सीडेंट्स है या फिर डॉग बाइट, स्नेक बाइट, एपिडेमिक्स, ये कभी ना कभी कहीं पे भी हो सकता है। तो उसके लिए जो भी फर्स्ट एड है वो हमें देखने हैं कि क्या किया जाए। ओके, नाउ विक्टिम्स ऑफ द डिजास्टर नीड टू बी ऑफर्ड सम प्राइमरी हेल्प बिफोर इट इज टेकन टू एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट। तो वो प्राइमरी हेल्प क्या है, ना यू नीड टू टेल मी दैट। फर्स्ट, अगर हम एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल यू, यू आर गोइंग टू टेल मी व्हाट प्राइमरी हेल्प अ पर्सन शुड बी गिवन इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन। या, सो लेट्स स्टार्ट, डाउट्स विल बी सॉल्व लेटर ऑन, पहले ये चालू करते हैं हम। ओके, सो फर्स्ट वन इज एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स अगर माइनर एक्सीडेंट समझ लो हो गया है, वहां के जो लोग हैं जिसने एक्सीडेंट को देखा है, वहां के लोगों को फर्स्ट एड के लिए क्या करना चाहिए? ओके, मेक द इंजर्ड सिट, उसको वो जहाँ पे वूंड है वहां पे क्लॉथ या फिर कोई भी बैंडेज लगा दो, गिव यार उसको रिलैक्स कराओ, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर परफेक्टली, कॉल फॉर एम्बुलेंस। यस, तो हेंस उसको पहले, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है सबसे पहले वो जो वहां पे जो भी लोग है वो बाहर निकालो वो लोग को फ्रॉम द व्हीकल। अगर वो कॉन्शियस है तो उसको पानी दो, उसका जो भी इंजरी है उसको वुंड्स लगो, उससे उसको क्लॉथ से पहले पानी से साफ करके क्लॉथ लगा दो। अगर वो अनकॉन्शियस है देन डायरेक्टली यू हैव टू ट्राई टू स्टिल स्लीप ऑन द रोड एंड उनका हेड थोड़ा टिल्ट करो ऊपर ताकि उनको अच्छे से एयरवेज हो सके, ऑक्सीजन आ सके। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड यू हैव टू कॉल द एम्बुलेंस, दैट इज 102। या गिव हिम फ्रेश एयर, डू नॉट डू दैट मच, पूरा उसको कवर मत कर दो, उसको फ्रेश एयर दो ताकि वो, और थोड़ा पानी छिड़को ताकि वो कॉन्शियसनेस में आ सके। ओके, एपिडेमिक, एपिडेमिक एक्चुअली पैंडेमिक में नॉर्मली कितना कन्वर्ट नहीं होता है, बट इट कैन हैपन। उसके लिए जरूरी नहीं कि साल भी लगे, कभी भी हो सकता है। जैसे कोरोना की अगर हम बात करें तो पहले एज पीपल से वो ओरिजिनेट हुआ है चाइना में, ओके, बट देन धीरे धीरे वो बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो स्प्रेड हो गया, एंड विद इन मंथ्स वो पूरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो ऐसा नहीं कि उसको टाइम लगता है फैलने में, इट कैन हैपन वेरी सून। ओके, द थिंग इज स्टूडेंट्स, मुझे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैम कैन वी लीव इफ यू हैव नो डाउट? नो, यू कैन नॉट लीव इवन इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स। व्हाई? बिकॉज देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच यू हैव नॉट थॉट अबाउट, but there are people who think and ask me the questions and उसके साथ साथ उसका आंसर भी मिल जाता है। so when I give the answers, मे बी तुम्हें वो सोच भी नहीं आएगा, तो तुम्हें भी अगर वो डाउट फ्यूचर में आएगा तो उसका अभी ही आंसर आ जाएगा। सो स्टे, यू आर सिटिंग इन योर होम, आराम से बैठ रहे हो तुम लोग, यू जस्ट हैव टू लिसन, यू कैन डू दैट। ओके, ये हुआ एक्सीडेंट। सेकंड, स्टैम्पीड हुआ, समझो क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड। स्टूडेंट्स हम लोग अभी डाउट्स मत पूछो, वो हम लोग एंड में एज यूजुअल क्लियर करेंगे। अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर दो मुझे। यस, तो कैरी फर्स्ट, पैनिक नहीं होना चाहिए। इफ देर इज अ पैनिक देन इट कॉजेज मोर अमाउंट ऑफ हश। ओके, तो फर्स्ट ट्राई टू बी काम, डू नॉट पैनिक, एंड ट्राई टू बी वेयर यू आर। और अगर निकलना भी है तो आराम, एक के बाद एक के बाद एक के बाद निकलो, ताकि कोई इंसान गिर ना जाए। अगर कोई गिर रहा है तो उसको उठाओ, उसको हेल्प करो। ऐसा नहीं कि यार वो ऐसे गिरा है तो उसे गिरा ही रहने दो, उसको उठा के हेल्प करो ताकि वो उसको इतना डैमेज ना हो। तो मेक द पर्सन गेट अवे वेरी गुड फ्रॉम द क्राउड टू अवॉइड फर्दर इंजरीज। And yes, you need to contact the police, ambulance, whatever possible. Very good, chalo, I'm getting good answers from you people. Next one, अगर इलेक्ट्रिक शॉक, चलो इसको मुझे बताओ, इसका बताओ क्या करोगे?
फर्स्ट एड। ओके, ये कामनेस वो सब कुछ ठीक है, अभी वो मुझे वो नहीं चाहिए। आई वांट अ पर्टिकुलर, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं डिजास्टर में? इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक शॉक, व्हाट शुड द फर्स्ट एड बी? ओके, नाउ फर्स्ट यू शुड यूज एन इंसुलेटर। सबसे पहले जहां पे शॉक, जहां से हो रहा है, जहां से वो इलेक्ट्रिक शॉक का सर्किट हुआ है, शॉक सर्किट हुआ है, उसको पहले बंद करो। तो यू नीड टू यूज एनी इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक वुड है या फिर रबर है, उसके थ्रू वो जो सोर्स है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको टर्न ऑफ करना है। ठीक है। सेकेंड, यस यू नीड टू, अगर कोई समझो उसमें डैमेज हो गया है तो उसको ऑफकोर्स मेडिकल हेल्प चाहिए। एलिमिनेट द कॉन्टैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक विद द इलेक्ट्रिकल सोर्स। अगर कोई चिपक गया है तो अगेन उसको विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटर ही उसको अलग करना है वहां से, लकड़ी से या फिर रबर ग्लव से अलग कर सकते हैं वो इंसान को। या पानी वानी परफेक्टली नहीं डालना है, कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक के इंसिडेंट्स में पानी नहीं डालते। कंबल नहीं डालते। कंबल कब यूज होता है? इन बर्न्स। समझ में आया? यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो उसके लिए उस इंसान को इंसुलेटिंग जो भी मटेरियल है उससे उसको अलग करना है। ओके, एंड देन डायरेक्टली उसको फर्स्ट एड देना है। अगर वो बड़ा, अगर वो इसको बहुत बड़ा नहीं लगा है तो ठीक है, अगर ज्यादा डैमेज हुआ है तो ऑफकोर्स उसको फर्स्ट एड देना पड़ेगा। या रबर सैंडल्स भी यूज कर सकते हैं, रबर ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट वन, चलो बर्न्स का तो मैंने अभी बताया कि अगर बर्न है तो ऑफकोर्स कंबल से लपेट सकते हैं ताकि वो पूरा जो फायर है वो बुझ जाए। राइट, तो वो एक बर्न्स का हो गया। उसके बाद उसको यू हैव डिफरेंट, अगर समझो किसी कोई जल गया है तो कभी भी उस पे ऊपर क्लॉथ डाल के खींचने का नहीं है, वो पूरा स्किन जो बर्न है वो पूरा निकल जाएगा, विच इज वेरी बैड। तो ऐसा कभी नहीं करना है उसको। थोड़ा सा कूल आइस पैक वैसे करके उसको शांत वो एरिया को कूल करना है। तो कभी भी वो कंबल करके खींचने का नहीं वो एरिया को, इट इज नॉट गुड। ठीक है। आफ्टर दैट, इफ स्नेक बाइट हुआ, कम ऑन टेल मी। Yes, very good. Some people answered you should do CPR. I hope you know what is the meaning of CPR. Can anyone give me the full form of CPR? राइट, सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। जहाँ पे अगर वो इंसान बराबर से ब्रीथ नहीं कर रहा, तुमने देखा होगा मूवीज में भी वो चेस्ट को थोड़ा सा हाथ से मोशन करवाते हैं ताकि उसका हार्ट बीट बराबर से चालू हो जाए। सो एंड माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी देते हैं ताकि वो इंसान का अगर ब्रीदिंग रेट बराबर से नहीं हो रहा है तो वो फिर से बराबर हो जाए। अब अभी अगर हम बात करते हैं वेरी गुड स्नेक बाइट की, तो हेंस जहां पे स्नेक ने डंक मारा है, बाइट किया है, उसके ऊपर का एरिया जो हार्ट की तरफ जाता है वहां पे कस करके टाई कर दो विथ एनी रबर रबर थिंग और अ क्लॉथ थिंग। क्योंकि वो जो पॉइजन है ना वो हार्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए। इफ इट रीचेज द हार्ट, then from the heart it can go to each and every part of the body because we know that the heart pumps blood. Okay, so hence the main thing is that the blood should not reach the heart. तो इसके लिए जहाँ पे स्नेक बाइट हुआ है उसके ऊपर का एरिया जो हार्ट के पास जाता है उसको अच्छे से कस के बंद कर दो। हाउ? बाय टाइंग अ क्लॉथ। ठीक है। ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव एन इंजेक्शन जिसको हम बोलते हैं एंटी वेनिन इंजेक्शन। ये एंटी वेनिन इंजेक्शन क्या होता है? वो जो पॉइजन है उसको पूरा पॉइजन लेस डिटॉक्सिफाई कर देगा ताकि वो इंसान को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज व्हाट द पर्सन हैज टू बी गिवन when there is a snake bite. Okay, fine. And then the last one is an epidemic. Come on, think. Epidemic अगर हुआ तो क्या होना चाहिए? फर्स्ट एड।
वेरी गुड. द क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एपिडेमिक. अगर वो एपिडेमिक एयर से है तो क्या करोगे? व्हाट विल यू डू राइटिंग अ लेटर टू द कलेक्टर? कलेक्टर नोस के एपिडेमिक हुआ है, सबसे पहले उसको ही पता चलने वाला है. यस yes, तो अगर नहीं, लॉकडाउन की जरूरत हर बार नहीं होती है. डिपेंड, एपिडेमिक हुआ है, अगर एपिडेमिक कंट्रोल में हो सकता है तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं है. बट या मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स तो लेना ही पड़ेगा. अगर समझो वो एयर से है, जैसे हम लोग यहाँ पे मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, सब चीजें, तो वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है. ओके वो सब कुछ करना पड़ेगा. इवन द नेसेसरी जो भी चीजें चाहिए फॉर मेडिकल हेल्प, दैट शुड बी प्रोवाइडेड. वो कौन कर सकते हैं? ऑफकोर्स द कलेक्टर, ताकि वो हर एक हॉस्पिटल में वो चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं. तो अगर वो एयर से हो रहा है तो येस, यू हैव टू स्टॉप द गैदरिंग ऑफ द पीपल. जितना लोग दूर रहेंगे उतना वो कम फैलेगा. राइट ये हुआ एयर का. पानी का है अगर, तो जैसे पानी से भी होता है, टाइफॉइड, कॉलेरा, ये सब पानी से होता है. तो उसके लिए यू हैव टू हैव, ट्राई टू बॉइल वाटर, नॉट इवन एक्वागार्ड, कंप्लीटली बॉइल वाटर एंड ड्रिंक. समझा? वॉश द वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग विथ बॉइल्ड वाटर. प्यूरिफाई द वाटर. वेरी गुड. अब अगर वो पानी से हो रहा है तो वेयरिंग अ मास्क इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज वो पानी से हो रहा है, वो एयर से नहीं हो रहा है. तो अगर वो पानी से हो रहा है तो खाने पीने में ध्यान रखना है, बाहर का नहीं खाना है, घर का खाना है, और सब कुछ ध्यान रखना है. एंड ऑफ कोर्स वन मोर थिंग जो इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट एड के अंदर ही आता है, वो है वैक्सीनेशन. इवन दैट इज रिक्वायर्ड, ताकि फ्यूचर में वो डिजीज ना हो. समझा? तो ये हो गया अबाउट द एपिडेमिक. एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मेडिसिन फॉर दैट. या फाइन, ठीक है. तो ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. ओके, तो ये हुआ तुम्हारा डिफरेंट फर्स्ट एड थिंग्स. अब यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ फर्स्ट एड किट. एक फर्स्ट एड किट आता है, वो किट में सब कुछ जो इमरजेंसी होता है वो आता है उसके अंदर. तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट थिंग, व्हाट इज प्रेजेंट. अभी एसेंशियल चीजें जो फर्स्ट एड में होती है, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट इन फर्स्ट एड स्टूडेंट्स? डेटॉल. डेटॉल मतलब एंटीसेप्टिक. ओके. यस. बैंडेज. यस. कॉटन. देख के नहीं है, अपने दिमाग से बोलना. तुमने फर्स्ट एड किट देखा होगा पहले ना, वेर एवर द पीपल, अगर समझो वो लोग ऐसे कुछ एडवेंचरस काम करने के लिए जा रहे हैं, तो दे शुड हैव एन फर्स्ट एड किट विद देम. तो व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड? सीजर्स. यस. एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक का मतलब होता है विच कैन किल जर्म्स. जैसे डेटॉल का काम यही है, टू किल द जर्म्स. पेन किलर्स. वेरी गुड. टर्मरिक. टर्मरिक इज एन एंटीसेप्टिक ओनली. यस. कॉटन स्वैप्स, वो सब कॉटन के अंदर आ गया. बैंडेड. अल्कोहल इज ऑल्सो एन एंटीसेप्टिक. ठीक है. तो ये है सम अमाउंट ऑफ, क्या, सोफ्रामाइसिन ऑल्सो. इट्स बर्नॉल यूज करते हैं, अगर बर्न के ऊपर लगाने के लिए बर्नॉल आता है. ओके फाइन, ठीक है. तो ये सब आ गया इनसाइड एन एंटीसेप्टिक. अब हम देखते हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक में जो जो सॉरी, ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसके अंदर क्या, यू हैव गिवन लिटिल बिट ऑफ लिस्ट ऑफ द फर्स्ट एड बॉक्स. अब देखते हैं कि, सॉरी, अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है इन योर टेक्स्ट बुक, और कौन से फर्स्ट एड किट के अंदर आइटम्स है. एवरीवन, टेक्स्ट बुक है, सपोज हमारे पास टेक्स्ट बुक होगा. सो आई वांट टू रीड दैट. ओके, उसके पहले यू कैन सी ओवर हियर, ये बहुत बड़ा एक फर्स्ट एड किट है. डिपेंड्स अपॉन किस क्या जरूरत है और कौन इस्तेमाल कर रहा है. तो उसके लिए यू हैव डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स विच इज प्रेजेंट ओवर हियर. ओके, ये सब है अलग अलग. यू कैन सी ओवर हियर. एंटीसेप्टिक है, सिजर्स है, देन यू हैव डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर. इसके अंदर भी है. ओके, आई सपोज यू कैन ऑल्सो फाइंड अ स्टेथोस्कोप ओवर हियर. और ये रहे सिजर्स, अलग अलग टाइप के सिजर्स है यहाँ पे. चलो, first aid, first help. It is essential to have material necessary for first aid, and that material is available in the first aid kit. You can also prepare a first aid kit. It is also important to use whatever the material available in the given condition for the first aid. कभी कभी क्या होता है,
जरूरी नहीं कि कभी कोई डिजास्टर हो तो फर्स्ट एड बाजू में ही रहेगा, कभी कभी जो भी आजू बाजू जो चीज तुम्हें मिलती है उसको हमको यूज करना पड़ता है एज अ फर्स्ट एड, बिकॉज कभी कोई डिजास्टर हुआ है, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द विक्टिम, बट यू डू नॉट फाइंड दैट एवरीथिंग ओवर देयर। समझो फॉर एग्जाम्पल खून बह रहा है तो हम लोग कहाँ ढूंढना चाहेंगे कॉटन कहाँ है, कॉटन का, वी कैन नॉट फाइंड कॉटन ओवर देयर, व्हाट वी विल डू, वी यूज द क्लॉथ, राइट। तो हेंस सर्टेन थिंग्स जो हमारे आजू बाजू है ड्यूरिंग अ डिजास्टर वो यूज करना पड़ता है टू हेल्प द विक्टिम, तो वो बन जाएगा पार्ट ऑफ फर्स्ट एड। और फर्स्ट एड तुम घर पे आराम से बना सकते हो, उसके लिए बाहर की जरूरत नहीं होती। जो मेन मेन चीज जो फर्स्ट एड के लिए चाहिए, कॉमन चीजें जो चाहिए तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वो है ऑफकोर्स बैंडेज, ओके, देन यू हैव द वाउंड गॉज, ओके, जो वुंड को हील करने के लिए यूज होता है, देन यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंडेजेस, कॉटन, हैंड ग्लव्स, वो जरूरी नहीं है कि हर बार चाहिए, अगर है तो ठीक है, ओके, देन यू हैव क्लॉथ पीसेस, सोप है, एंटीसेप्टिक है, जैसे मैंने बोला एंटीसेप्टिक का मतलब होता है विच कैन किल जर्म्स, एग्जाम्पल वी हैव इज डेटॉल है, सैवलॉन है, दीज ऑल आर द एंटीसेप्टिक्स, ओके। सेफ्टी पिंस, वो अगर वो बैंडेज को बंद करने के लिए ऑफकोर्स यू रिक्वायर, ब्लेड, स्मॉल पिंस, नीडल, ये सब जो बता पढ़ रही हूँ ना, नीडल एंड यू नो ब्लेड एंड ऑल, वो सब जरूरी नहीं कि हर बार अवेलेबल हो, अगर है तो ठीक है, लेकिन मेन मेन चीज जो होनी चाहिए वो है कॉटन, एंटीसेप्टिक्स, बैंडेजेस, टॉर्च, सिजर्स, ओके, ये सब होना चाहिए इसके अंदर, पेन किलर्स, फाइन। Then you have scissors, thermometer, even that is important, and petroleum jelly. If petroleum jelly is again used as a burn all, अगर समझो किसी को burn wound है तो वो burn wound के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये सब हो गया about the first aid kit, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है। नाउ यू नो व्हाट इज द फर्स्ट एड। सबसे पहला हेल्प, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड, सो दैट द पर्सन द विक्टिम कैन सर्वाइव, जब तक मेडिकल हेल्प मिलता नहीं है तब तक, उसके बाद तो वो ठीक होने ही वाला है, ओके। नाउ उसके बाद का जो लास्ट पार्ट है, जो हमने बहुत बार बात की है इसके बारे में, वो है मॉक ड्रिल। वी हैव स्पोकन अबाउट दिस इन द लास्ट क्लास, अगेन आई एम टेलिंग हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मॉक ड्रिल। अगर उसका डेफिनेशन देखा जाए तो वो है, इट इज अ प्रैक्टिस टू चेक द प्रिपेयर्डनेस ऑफ फेसिंग द डिजास्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। तो मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था, जैसे 10th के लिए मॉक ड्रिल होता है, ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है जहाँ पे तुम्हें लगे कि एक्चुअली 10th का एग्जाम है, बट इट इज जस्ट अ वे ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स कि एक्चुअल एग्जाम में हाउ यू हैव टू डू द वर्क। सेम इज ओवर हियर, एक्चुअल डिजास्टर हो उसके पहले एक ऐसा डिजास्टर जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और जो लोग हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है टू फेस द डिजास्टर, दैट इज सेड टू बी अ मॉक ड्रिल। तो ये है उसका डेफिनेशन, ओके। अ प्रैक्टिस टू चेक द प्रिपेयर्डनेस ऑफ फेसिंग द डिजास्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। उसके लिए वर्चुअल एज वेल एज अपेरेंट सिचुएशन ऑफ डिजास्टर इज क्रिएटेड, जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन इसको क्रिएट किए गए हैं, टू चेक द रिएक्शन टाइम फॉर एनी टाइप ऑफ अ डिजास्टर। सो क्या है कि ये स्टूडेंट्स के वहाँ पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह पे होता है ये मॉक ड्रिल, टू चेक ऑफ के वो स्टूडेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है, हाउ आर द पीपल बिहेविंग, और उसको ट्रेन करने के लिए इन द फॉर द फ्यूचर। और उसके लिए मॉक ड्रिल के लिए रिक्वायर सर्टेन पर्सनल जो पहले से ही स्किल्ड है, जिसको आइडिया है हाउ टू डू अ पर्टिकुलर थिंग इन अ पर्टिकुलर डिजास्टर। So उसके लिए you have a trained personnel which will observe, which will have their responsibility to check the execution of the plan. तो hence वो मॉक ड्रिल बराबर से हो रहा है कि नहीं, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। कभी कभी क्या होता है पता है, अगर वो मॉक ड्रिल कोई भी कर रहा है ना, मतलब अ पर्सन विच इज नॉट ट्रेन्ड और वो मॉक ड्रिल कंडक्ट कर रहा है, इट कैन लीड टू अ प्रॉब्लम, इट कैन लीड टू अ मिसहैप, और ऐसा हुआ है। सो हेंस ट्रेन्ड पर्सनल शुड ओनली डू द मॉक ड्रिल, ताकि उसको पता है कि कैसे चीज, कैसे वो थिंग्स को कंडक्ट करना है, ताकि कोई इंजरी ना हो ड्यूरिंग द मॉक ड्रिल। नाउ अ मॉक ड्रिल इज देयर, यहाँ पे अगर मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखा रही हूँ तो यू कैन सी ओवर हियर, स्कूल के बच्चों के सामने ही करवाया है, टू एक्सटिंग्विश अ फायर विद द हेल्प ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो वो भी हमको बताते हैं कि कौन सा नॉब खोलना है, कौन से डायरेक्शन में प्रेशर डालना है, एवरीथिंग, ओके। उसके बाद बिल्डिंग में से कैसे रेस्क्यू होना है, बिल्डिंग में अगर फायर है तो क्या करना है, एंड हाउ टू रेस्क्यू। इफ यू कैन सी वेरी क्लियरली, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है अ पर्सन को रेस्क्यू किया जा रहा है, ओके। तो हेंस वो बताते हैं लोगों को कैसे वहां से रेस्क्यू करने का।
कैसे वहां से निकलने का। ओके, तो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉक ड्रिल विच आर डन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर। एक पर्टिकुलर एरिया में जो डिजास्टर ज्यादा होता है उसके लिए ही लोगों को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए मॉक ड्रिल होता है। तो दिस आर द डिफरेंट वेज हाउ इट इज डन इन फ्रंट ऑफ स्कूल क्लब स्टूडेंट्स, या फिर नॉर्मल जो भी लोग हैं उसके उनके सामने भी करवाते हैं, ताकि वो लोग, वो स्टूडेंट्स रेडी हो जाए अगर कोई फ्यूचर में डिजास्टर हो तो। ओके, objectives of mock drill. What are the different objectives? First, evaluating the response of the disaster. How are the people responding? How are they, are they calm or not? Are they still panicking? They have to be calm. अगर वो calm रहेंगे तो ही वो वहां से निकल पाएंगे अच्छे से without any damage. तो first the response देखना है disaster का कि how are the people handling it. Second, improving the coordination between various departments of disease control. सॉरी, डिजास्टर कंट्रोल। अब ये क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि डिजास्टर कंट्रोल यूनिट बना दिया तो सब कुछ मैनेज हो गया। नहीं, जब डिजास्टर होता है उसके बाद पूरा पैनिक की सिचुएशन हो जाता है। सिर्फ जो नॉर्मल लोग हैं उनके बीच में नहीं, इवन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑल्सो, बिकॉज दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग। और जरूरी नहीं कि एवरीथिंग अच्छे से मैनेज हो भी जाए। एज आई टोल्ड यू लास्ट क्लास कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर सिवियरिटी ज्यादा है पर्टिकुलर डिजास्टर का तो उसके लिए भी मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हेंस अगर ये अलग अलग मॉक ड्रिल्स होता है तो इवन द कोऑर्डिनेशन देखा जाता है यहाँ पे बिटवीन द कंट्रोल यूनिट, डिजास्टर कंट्रोल यूनिट एंड अदर जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो भी अदर फोर्सेस है, कि वो लोग कैसे एक्टिव है, आर दे रिस्पॉन्डिंग फास्ट और नॉट, डू दे नो व्हाट टू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, डू दे हैव दैट मच ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द फंड्स एंड ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स। तो वो भी चेक किया जाता है। तो सिर्फ यहाँ पे नहीं, बहुत सारे अलग अलग जगह से भी मॉक ड्रिल होते हैं। ओके, थर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओन एबिलिटीज। अब ये किसके लिए चाहिए, जो लोगों के सामने हो रहा है मॉक ड्रिल उनको भी तैयार करना है, तो उनको भी देखना कि उनके अंदर खुद में कितनी एबिलिटी है टू फाइट द पर्टिकुलर डिजास्टर। तो हेंस टू आइडेंटिफाई द ओन एबिलिटीज, इम्प्रूविंग द एबिलिटी ऑफ क्विक रिस्पॉन्स। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर कोई डिजास्टर हुआ है खड़े खड़े देख नहीं सकते, ओके, शॉक में नहीं रह सकते कि अरे अब क्या किया जाए। द पर्सन शुड नो व्हाट टू डू, दैट इज द मेन थिंग। जितना वो क्विक रिस्पॉन्ड करेगा तो इतना वो वहां से बाहर निकल पाएगा विदाउट एनी डैमेज। तो वो उसके लिए रेडी करते हैं लोगों को, दैट इज अ मॉक ड्रिल। ओके, सो हेंस इम्प्रूविंग द एबिलिटी ऑफ क्विक रिस्पॉन्स। जितना लोग फटाक से रिस्पॉन्ड करेंगे, कामली रिस्पॉन्स करेंगे, उतना डैमेज कम होगा। एंड यू हैव चेकिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ द प्लान एक्शन। प्लान कर दिया, चलो ऐसा हुआ तो ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। बट मॉक ड्रिल में वो भी चेक करते हैं कि अगर समझो एक्चुअल में ऐसा हुआ, आर दे एक्चुअली रेडी टू डू दैट। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं ना, कभी भी कोई नया एम्प्लॉय सिलेक्ट होता है इन अ पर्टिकुलर कंपनी, उसको भी एक ट्रेनिंग सेशन से गुजरना पड़ता है। डायरेक्टली उसको काम नहीं दे सकते, उसको पहले ट्रेन करना पड़ता है फॉर द पर्टिकुलर वर्क। द सेम इज हैपनिंग ओवर हियर। अगर हम बात करते हैं एरोस्टेस की, उसको भी ट्रेनिंग देते हैं कि समझो अगर प्लेन में अगर सडन लैंडिंग करना पड़ा, तो अगर समझो वाटर पानी में करना पड़ा, तो हाउ विल यू डू दैट, दैट इज ऑल्सो अ मॉक ड्रिल। ओके, कुछ हो उसके पहले से वो एयर होस्टेस को, क्या जो भी वो पायलट्स है, जो भी वो प्लेन के जितने भी पर्सनल है, उनको रेडी करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कोई भी डिजास्टर हो, उसके पहले जो भी उन्होंने बोला है कि ये इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना, तो एक्चुअली क्या वो हो रहा है कि नहीं, इवन दैट नीड टू बी चेक। ओके, सो हेंस ऑब्जेक्टिव्स में और एक चीज क्या आएगा यहाँ पे, दैट जो भी एक्शन बनाया गया है, एक्शन प्लान जो बनाया गया है, कि समझो ये डिजास्टर हुआ तो उसके बाद हमारा ये एक्शन प्लान है, तो वो एक्शन प्लान हो भी रहा है कि नहीं, वो देखना है ये मॉक ड्रिल के अंदर। एंड द लास्ट वन इज आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल एरर्स एंड रिस्क। अब जब मॉक ड्रिल होता है जरूरी नहीं है कि एवरीथिंग स्मूथली हो जाए। ये टाइम पे द ऑफिशियल्स कैन अंडरस्टैंड कहाँ कहाँ पे एरर हुआ है, और वो एरर को फिर से रेक्टिफाई कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो मॉक ड्रिल का ये भी एक फायदा है, मॉक ड्रिल करना जरूरी है
सिर्फ इसके लिए नहीं कि लोगों को, वो भी इम्पोर्टेंट है कि लोग जो है उनको भी आइडिया हो हाउ टू फेस द डेंजर और द डिजास्टर एंड हाउ टू सर्वाइव। और दूसरा है कि जो एक्शन प्लान्स किए गए हैं वो बराबर से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं कि नहीं। और अगर वो कैरी फॉरवर्ड में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो उसको कैसे ठीक करना है, ताकि जब एक्चुअल डिजास्टर हो तब ये प्रॉब्लम्स ना आए और जो भी डैमेज है वो बहुत ही मिनिमम हो। ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल, मार्क इट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो विद दिस आई सपोज योर चैप्टर इज डन। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया हो अच्छे से। ओके, नाउ जो भी डाउट्स है वो सब डाउट सेशन हम खत्म कर देते हैं।